हम लोग कंटिन्यू करते हैं. दैट इज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो यूज करते हैं, दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज न्यूक्लियसेस. So there are two types of nucleases. One is called exonucleases and second one is endonucleases. No, exonucleases है ना, वो डीएनए के दो एंड है, लास्ट वाले एंड है, वो कट करने के लिए रहते हैं. और एंडोन्यूक्लियस है, ये एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए के बीच वाले स्ट्रैंड है, वो कट करने के लिए यूज करते हैं. So exonuclease cuts nucleotide from the end of the DNA strand, whereas the endonuclease cut DNA from within, मतलब अंदर वाला. Now ये फॉस्फोडाइस्टर जो बैकबोन है, ओके, इट हैज हाई स्पेसिफिक साइट ऑन बोथ स्ट्रैंड ऑफ डुप्लेक्स. दोनों स्ट्रैंड को, मतलब ये बॉन्ड बहुत टाइट रहता है. इट कैन बी कट और इट कट बाय दीज एंजाइम्स कॉल्ड एज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस और सिंपली रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. इसके लिए हम लोग इसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बोलते हैं, आइदर एक्सोन्यूक्लियस और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. बिकॉज ये जो फॉस्फेट का बॉन्ड है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है. स्ट्रॉन्ग होने के लिए ये एंजाइम यूज करते हैं nucleases. This nucleases, which are of two type, exonuclease and endonuclease, breaks the DNA strand. Now they were given this name because they are used by the bacteria to destroy various viral DNA that might enter the cell, thereby restriction to the potential growth of the virus. So ये वायरस का भी स्ट्रैंड जो है ना, वो ब्रेक कर देता है. ओके, सो इट मींस ये जो स्ट्रैंड है, ये जो एंजाइम है, दिस एंजाइम्स वायरस को रिस्ट्रिक्ट करता है ग्रोथ होने के लिए, एंड दैट्स व्हाई आल्सो कॉल्ड एज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. ये एंजाइम, सो दिस रिस्ट्रिक्शन, दिस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम सर्व्स एज ए डिफेंस मैकेनिज्म का काम करेगा. द बैक्टीरिया प्रोटेक्ट इट्स own DNA from nucleolytic attack by methylating the bases at susceptible site, a chemical modification that blocks the action of the enzymes. अभी क्या करता है जो बैक्टीरिया है, या बैक्टीरिया का खुद का डीएनए है ना, ओन डीएनए फ्रॉम न्यूक्लियोलाइटिक अटैक, मतलब ये ब्रेक करने के लिए. देखो ये जो एंजाइम्स है, ये एंजाइम्स बैक्टीरिया का भी जो भी ये है, क्या बैक्टीरिया का भी डीएनए मटेरियल है, डीएनए मटेरियल के अंदर जो स्ट्रैंड है, वो स्ट्रैंड ब्रेक कर सकता है. ओके, अटैक बाय मिथाइलाइटिंग द बेस ऑफ ससेप्टेबल साइट. सो ये केमिकल मॉडिफिकेशन क्या करेगा, ये ब्रेक नहीं होने के लिए उसका यूज रहता है, ब्लॉक द एक्शन ऑफ दिस एंजाइम्स. द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर दस द मॉलिक्यूलर सीजर, मतलब मॉलिक्यूल ब्रेक करने के लिए, that are used to recognize and cut DNA specific sequence. हम उसको specific sequence से recognize करके कट कर सकते हैं. इसके लिए restriction DNA enzyme को हम लोग बोलते हैं सीजर, कट करने के लिए. The site recognized by them are called as recognition sequence or recognized site. इसको recognized site बोलते हैं, जो जिधर से हम लोग कट करने वाले हैं. So different restriction enzymes found in different organism recognize different nucleotide sequence and therefore they cut DNA at different site. So अलग-अलग organism में अलग-अलग restriction enzymes है, अलग-अलग nucleotide break करने के लिए. So second जो है ना, वो reconjunction sequence. No, reconjunction sequence का मतलब क्या है? The sequence recognized by the restriction enzymes are 4 to 8 nucleotides. वॉइस ब्रेक होता है सर. So the sequence recognized by restriction enzymes are 4 to 8 nucleotides. देखो either ये जो reconjunction sequence है, ये sequence enzyme का 4 to 8 nucleotides, इसका अलग-अलग characteristics है, वो particular type of internal symmetry देख के ये enzyme कट कर सकता है. So consider the particular sequence recognized by the enzyme E. coli RI. E. coli बैक्टीरिया से हम लोग इसको कंसिडर करते हैं. ठीक है, क्या कंसिडर करो.
नाउ नाउ क्लोनिंग वेक्टर, तीसरा जो प्रकार आता है इसमें क्लोनिंग वेक्टर आता है. So cloning vector acts as a vehicle of DNA. Okay, now the vectors are DNA molecules that carry a foreign DNA segments. मतलब vector DNA का मतलब क्या है? Vector DNA, vectors are the DNA molecules. ये भी DNA molecules है जो foreign DNA segments को carry करता है and replicate inside the host cell. Host cell के अंदर जाके वो replicate करता है. Either ये DNA रहेगा, नहीं तो फिर बैक्टीरियोफेजेस रहेगा, नहीं तो फिर प्लास्मिड रहेगा. So vectors में भी प्लास्मिड्स, बैक्टीरियोफेजेस, that is M13, अलग अलग बैक्टीरियोफेज है. लैम्बडा वाइज कट हो रहा है. कट हो रहा है. हाँ सर. सर आवाज खूप ब्रेक होतोय. So there are different types of plasmids and bacteriophages. Now bacteriophages are M13, lambda virus, cosmids, phagmids, BAC, that is bacterial artificial hormones, chromosomes, then YAC, that is yeast artificial hormones. ये अलग अलग प्रकार के वेक्टर्स है. With help of that recombinant DNA टेक्नोलॉजी हम लोग कर सकते हैं. So मोस्ट कॉमनली यूज वेक्टर्स आर, बेसिकली ये सब है लेकिन इसमें ना मेन जो वेक्टर हम लोग यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड प्लास्मिड एंड वेक्टर. प्लास्मिड वेक्टर एंड बैक्टीरियोफेजेस. प्लास्मिड वेक्टर्स, इसमें भी प्लास्मिड वेक्टर में ये जो वेक्टर है, मतलब ये जो प्लास्मिड है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये नॉर्मली सब जगह यूज करते हैं. दैट इज PBr332, ये नाम है प्लास्मिड का. और बैक्टीरियोफेजेस में लैम्बडा वायरस, लैम्बडा फेज और M13 फैजेस. सो ये दो बैक्टीरियोफेजेस और दो प्लास्मिड वेक्टर यूज करते हैं. प्लास्मिड वेक्टर नॉर्मली PBr332, ये नॉर्मली प्लास्मिड यूज करते हैं. सो प्लास्मिड्स एंड बैक्टीरियोफेजेस आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज ए वेक्टर. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान में रखो. ए गुड वेक्टर शुड हैव द एबिलिटी, अभी वेक्टर सी व्हीकल जो है लेके जाने के लिए, आने के लिए, वो अच्छा रहेगा तो फास्ट ट्रांसपोर्ट होता है. सो गुड व्हीकल अगर है वो कैसा होगा? गुड व्हीकल शुड हैव एबिलिटी. उसमें एबिलिटी होना मांगता है इंडिपेंडेंट रिप्लिकेशन. जो वेक्टर हम लोग चूज कर रहे हैं उसमें इंडिपेंडेंट रिप्लिकेशन की कैपेसिटी होनी मांगती है. so that as the vector replicates, a large number of copies of DNA insert will be formed. So ज्यादा से ज्यादा हम लोग उसमें कॉपी इंसर्ट कर सके इसमें होस्ट में. So that is called, that उस वेक्टर को हम लोग गुड वेक्टर बोलते हैं. So a vector should have marker gene for antibiotic resistance, must contain unique cleavage site in one of the marker gene for the restriction enzyme. Restriction enzyme का यूज करके हम लोग जो भी जेनेटिक मटेरियल मार्क करते हैं, और मार्क करते उसमें जो मार्क किया हुआ डीएनए का सीक्वेंस है, उस डीएनए का सीक्वेंस से हम लोग नए नए प्रकार के एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बनाते हैं. सो इट शुड हैव ए लिस्ट. एग्जांपल दिया है, लिस्ट सुटेबल कंट्रोल एलिमेंट लाइक promoters, operators, ribosomal binding sites, etc. The plasmids obtained naturally do not possess all these characters. अभी देखो जो प्लास्मिड नेचुरल है उसमें ये सब कैरेक्टर्स नहीं होता है. सो ये कैरेक्टर्स लाने के लिए प्लास्मिड में चेंजेस करना जरूरी है. कौन से मतलब कैरेक्टर्स की, लाइक प्रीमोटर्स, देन ऑपरेटर्स, राइबोसोमल बाइंडिंग, मतलब अपने को एंजाइम तैयार करने का है या फिर प्रोटीन्स अलग अलग तैयार करने का है, तो ये साइट होना बहुत जरूरी है. Hence they are constructed by inserting gene for antibiotic resistance. अगर हमको, ये अभी एंटीबायोटिक बनाने के लिए हम लोग प्लास्मिड का यूज कर रहे हैं. सो अगर प्लास्मिड का यूज कर रहे हैं एंटीबायोटिक बनाने के लिए, तो प्लास्मिड में हमको अलग तरह का कंस्ट्रक्शन करना या अलग कंस्ट्रक्शन इंसर्ट एक जीन उसको डालना पड़ेगा जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है. एग्जांपल जैसे मैंने बोला, प्लास्मिड जो कॉमनली यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड PBr332, दैट इज 322, और PBr320 और PACYC177 आर दी कंस्ट्रक्टेड प्लास्मिड. ध्यान में रखो, these are not a natural plasmid, these are the constructed plasmid. मतलब स्पेसिफिक थिंग्स के लिए, स्पेसिफिक थिंग कौन सा? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए ये प्लास्मिड तैयार किया है, कंस्ट्रक्ट किया है, जिसमें ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स आता है. सो दैट इज कंस्ट्रक्टेड प्लास्मिड.
So PBR332 is mostly used in recombinant DNA technology in plants. प्लांट्स में हम लोग अगर recombinant DNA टेक्नोलॉजी देखेंगे, मतलब ट्रांसजेनिक प्लांट्स होते हैं जो यूजफुल है, जैसे मैंने अभी एक वैरायटी बोला मैंने मेज की, सो दैट उनके लिए ये recombinant टेक्नोलॉजी के लिए PBR332 मोस्टली यूज करते हैं. Now, अभी हम लोग प्लास्मिड देखेंगे. एक्चुअली द प्लास्मिड मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आर दी दोज दैट रिप्लिकेट इन ई कोलाई. मतलब ये जो ई कोलाई में, आपने ई कोलाई का डायग्राम देखा है, ई कोलाई में प्लास्मिड रहते हैं, सो दैट कॉल्ड एज ई कोलाई प्लास्मिड. इन्वेजिनेटर हैव इंजीनियर्ड दिस प्लास्मिड. जो इन्वेट करने वाले हैं ना, वो इंजीनियर क्या करते हैं, ये प्लास्मिड ऑप्टिमम साइज they are used as a vector in DNA cloning. DNA cloning के लिए यूज करते हैं. Now, देखो this is the example. ये ओरिजिनल है, ORI बोलते हैं इसको. ये पॉलीलिंकर है, बराबर ना. ये जो इंसर्ट किया है, बराबर है. देखो, so plasmid cloning vector showing a replication करने के बाद ये फॉर्म हुआ है. That is original. ORI origins बोल रहे हैं हम लोग. A drug resistance gene, ये drug resistance gene form हुआ है, that is AMP, and a region in which the foreign DNA can be inserted. This is the region where the foreign, ये जो पार्ट है, इस पार्ट में हम लोग जो मांगता है ना, जो एंटीबायोटिक तैयार करने का है, वो एंटीबायोटिक ये हम लोग इधर जो तैयार करने है, वो हम लोग उसका मटेरियल हम लोग इधर इंसर्ट करने वाले हैं, ये इस DNA. So this is one of the important plasmid. The investigators have engineered this plasmid to optimize their use as a vector in DNA cloning. Now, plasmid vector for plants. अभी अलग-अलग में plasmid का use करते हैं. Now, an important vector for carrying new DNA into many type of plants is a plasmid that found in, ये जो नाम है plasmid का, okay, जो DNA मतलब अलग-अलग important vectors of carrying new DNA into many type of plant. अलग-अलग type of plant में new DNA जो हम लोग introduce करने का है, जो plant in plasmid is found in agrobacterium, बराबर, ये नाम है उसको, agrobacterium tumefaciens. ओके, ये जो है, ये क्या करता है, this bacterium live in the soil. now ये बैक्टीरिया ना, ये सॉइल में रहेगा, दिस बैक्टीरिया, और ये बैक्टीरिया सॉइल में रह के, सॉइल में ना, सॉइल में से रूट में से स्टेम में जाके, स्टेम को एक नोड्यूल्स फॉर्म करता है, या रूट या लीव्स को नोड्यूल्स तैयार करता है. इट्स अ टाइप ऑफ दिस बैक्टीरियल इन्फेक्शन. तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन जाने के लिए हम लोग वो बैक्टीरिया के अंदर प्लास्मिड डालेंगे जो उसको रजिस्ट करते हैं. So देखो, this bacteria lives in the soil and cause plant disease called as crown gall. उसको crown gall बोलते हैं. जैसा ट्यूमर कैसा आता है, वैसा वो crown gall आता है, which is characterized by a presence of overgrowth or tumor in the plants. Plant के ऊपर वो ट्यूमर हो जाता है. This is due to because of this bacteria. Now, a tumor facial, मतलब agrobacterium tumefaciens contain a plasmid called TI. अभी इसके अंदर हम लोग TI प्लास्मिड डालेंगे, ट्यूमर इंड्यूसिंग. The TI plasmid contain a transpose called tDNA. इसके अंदर वो tDNA DNA transpose रहता है, which insert copies of itself into chromosome of infected plants. Now, the transpose with the new DNA can still be inserted into the host cell's chromosomes. A plant cell contain this DNA can be grow in culture or induced to form new transgenic plants. Now, इसकी वजह से क्या होता है, जो नया प्लांट फॉर्म होगा उसमें ये इन्फेक्शन करने वाला बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया निकल जाएगा और प्लांट के ऊपर ये इन्फेक्शन नहीं होगा, मतलब क्राउन गॉल का इन्फेक्शन कम हो जाएगा, मतलब नहीं होगा, ये प्लास्मिड की वजह से. सो कॉम्पिटेंट होस्ट, अभी कौन सा होस्ट यूज कर सकते हैं हम लोग, तो कॉम्पिटेंट होस्ट मतलब क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म यूज आर यूजुअली द बैक्टीरिया. जो होस्ट रहेगा वो बैक्टीरिया रहता है. लाइक कौन कौन सा बैक्टीरिया, नॉर्मली ई कोलाई लेते हैं. ई कोलाई इज द मेन बैक्टीरिया जो होस्ट का काम करता है, कॉम्पिटेंट होस्ट. इसमें बैक्टीरिया लाइक बैसिलस, हीमोफिलस और
हेलिकोबैक्टीरियल, पायरोली और इकोलाई बैक्टीरिया। ये तीनों बैक्टीरिया में से ना इकोलाई बैक्टीरिया का यूज ज्यादा होता है। Now mostly E. coli is used for the transformation with recombinant DNA. Transformation of recombinant DNA के लिए E. coli का यूज ज्यादा होता है। So methodology for DNA technology. अभी ये rDNA टेक्नोलॉजी कैसे होता है, कैसे recombinant DNA टेक्नोलॉजी क्या-क्या स्टेप्स आते हैं? The steps involved in the gene cloning, इसको हम लोग gene clone भी बोलते हैं, are as follows. फर्स्ट वन इज आइसोलेशन ऑफ डीएनए। हम लोग क्या करते हैं, डीएनए को आइसोलेट करते हैं फ्रॉम डोनर, जो डोनेट करने वाला है जिससे हमको लेना है उससे हम लोग पहले डीएनए आइसोलेट करेंगे। बाद में इंसर्शन ऑफ डिजायर फॉरेन जीन इनटू ए क्लोनिंग वेक्टर। फिर हम लोग क्या करेंगे, वो जो फॉरेन जीन जो है वो क्लोनिंग वेक्टर मतलब व्हीकल के अंदर डालेंगे। बाद में ट्रांसफर ऑफ आरडीएनए इनटू सुटेबल कॉम्पिटेंट होस्ट। अभी हम लोग होस्ट के अंदर डालेंगे। पहले हम लोग जीन लिया, जीन वेक्टर के अंदर डाला, वेक्टर को लेके हम लोग फिर अभी होस्ट के अंदर डालेंगे। ओके, नाउ सिलेक्शन ऑफ द ट्रांसपोज होस्ट सेल, देन मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस हो जाएगी होस्ट सेल में, देन एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स टू ऑब्टेन द डिजायर्ड प्रोडक्ट और उससे डिजायर्ड प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। सो ये स्टेप्स है क्लोनिंग का। ओके, नाउ जैसे मैंने बोला कि क्या बोलते हैं, इंसुलिन जनरेट करने के लिए सेम प्रोसीजर सब जगह ऐसे ही होती है। So first one is isolation of DNA from donor से हम लोग जो लेते हैं वो। Now the desired gene to be cloned, जिसका जो जीन हमको क्लोन करने का है has been obtained from source organism। मतलब डोनर से हम लोग क्या करेंगे, डोनर से हम लोग वो जीन है वो लेंगे। ओके, जो सोर्स है वो सोर्स से हम लोग जो जीन we required वो जीन हम लोग लेंगे। Now initially the cells of the donor organisms are shared with the blender and treated with the suitable detergent। हम लोग उसको मतलब suitable detergent से उसको हम लोग शेड करेंगे। ओके, ट्रीट करेंगे। Now genetic material from the donor is removed, isolated and purified by using several techniques। तो जो भी जेनेटिक मटेरियल लिया है वो जेनेटिक मटेरियल हम लोग आइसोलेट करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे अलग अलग टेक्निक से। जो आइसोलेटेड किया हुआ डीएनए कैन बी स्पूल्ड ऑन द ग्लास रॉड। अभी ग्लास रॉड को हम लोग ग्लास रॉड के माध्यम से वो डीएनए लेंगे। नाउ ये आइसोलेटेड प्यूरिफाइड डीएनए इज देन क्लेव्ड। ओके, मतलब उसका हम लोग टुकड़े करेंगे, बराबर है, बाय यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, पर्टिकुलरली रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अभी जो डीएनए डोनर से मिला हुआ जो डीएनए है वो डीएनए का हम लोग से हमको एम्पलीफाई करने का है ना, ये प्रोसेस सब में सेम है। तो एम्पलीफाई करने का है तो जो भी मिला है अपने को डीएनए जेनेटिक मटेरियल उसको हम लोग टुकड़ा करके फिर एम्पलीफाई करते हैं। टुकड़े करने के लिए मतलब ब्रेक करने के लिए, क्लेव्ड करने के लिए, क्लेव का मतलब है ब्रेकिंग करना, टुकड़े करना। टुकड़े करने के लिए हम लोग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स पर्टिकुलरली यूज करते हैं, इसका नाम है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस। नाउ दीस एंजाइम्स क्लेव्ड डीएनए एट स्पेसिफिक साइट। ये एंजाइम क्या करेगा, डीएनए को स्पेसिफिक साइट से कट कर देगा और रिस्ट्रिक्शन साइट and break the DNA into fragments और DNA को fragment करेंगे। Now अभी वो fragments जो अलग-अलग बहुत से there are several types of restriction endonuclease। Cleaved DNA fragments have cohesive, sticky, stacked end to the blunt end। अभी वो sticky रहेगा, वो मतलब this end whatever the end is cleaved, जो भी end DNA का हम लोगों ने fragment निकाला है that sticky, stacked end और blunt end। Now from cleaved DNA fragment, जो हम लोग टुकड़ा किया हुआ जो फ्रैगमेंट है, ये फ्रैगमेंट containing desired gene, मतलब वो टुकड़े जो किया है उसमें फ्रैगमेंट किया उसमें desired gene रहेगा ना, is isolated and selected for cloning। उसमें से वापस हम लोग जो मटेरियल अपने को मांगता है दैट मटेरियल जितना हमको लगेगा उतना ही मटेरियल हम लोग सिलेक्ट करके उसको क्लोन करते हैं, बराबर है, मतलब बनाते हैं। दिस इज कॉल्ड एज फॉरेन डीएनए और पैसेंजर डीएनए, इसको हम लोग पैसेंजर डीएनए बोलते हैं। नाउ ए डिजायर्ड जीन कैन आल्सो बी ऑब्टेन्ड डायरेक्टली फ्रॉम जीनोमिक लाइब्रेरी और cDNA लाइब्रेरी। अभी either you can take fresh material from donor or you can collect डीएनए फ्रॉम जीनोमिक लाइब्रेरी। जीनोमिक लाइब्रेरी मतलब ये जीन सब कलेक्ट किया हुआ लाइब्रेरी रहता है, इसमें से सुटेबल जीन हम लोग सिलेक्ट करके ये प्रोसीजर कर सकते हैं।
दूसरा जो है वो इंसर्शन ऑफ डिजायर्ड फॉरेन जीन इनटू ए क्लोनिंग वेक्टर, अभी हम लोग क्लोनिंग वेक्टर में डालेंगे इसको। नाउ द फॉरेन डीएनए जो अभी हम जिसको हम लोग पैसेंजर डीएनए बोलते हैं, ये पैसेंजर डीएनए इज नाउ इंसर्टेड इनटू क्लोनिंग वेक्टर, जिसके अंदर हमको क्लोन करने का है, ये वेक्टर के हम लोग डालेंगे, और व्हीकल डीएनए या व्हीकल डीएनए में डालेंगे। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड क्लोनिंग वेक्टर्स आर प्लास्मिड, इसका जैसा मैंने बोला कि प्लास्मिड इज द वेक्टर, इसके और ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का जो प्लास्मिड है, एंड बैक्टीरियोफेजेस ऑफ वायरसेस लाइक लैम्बडा फैज एंड M13, ये दोनों मेन वेक्टर है। नाउ द मोस्ट कॉमन यूज प्लास्मिड इज PBR32 the plasmid are isolated from vector organism. Now plasmid को हम लोग आइसोलेट करते हैं वेक्टर ऑर्गेनिज्म से, दैट इज कॉल्ड बैक्टीरियम से, बैक्टीरियम से हम लोग अलग करेंगे बाय यूजिंग सेम RE, दैट इज व्हिच इज यूज्ड इन द आइसोलेशन ऑफ डिजाइन, मतलब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से हम लोग उसको बाजू में करते हैं, इसमें से बैक्टीरियम में से प्लास्मिड को अलग करते हैं। प्लास्मिड दैट इज वेक्टर डीएनए इज क्लेव्ड। नाउ अभी क्या होगा, नाउ बाय यूजिंग एंजाइम डीएनए लाइगेज फॉरेन डीएनए इज इंसर्टेड, डीएनए लाइगेज के माध्यम से हम लोग फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करते हैं, इंटीग्रेटेड करते हैं इसमें वेक्टर डीएनए में, बराबर है। सी द recombination of vector DNA and foreign DNA, vector DNA and foreign DNA is now called as recombinant DNA। अभी हम लोगों ने एक किया वेक्टर डीएनए और मतलब फॉरेन डीएनए, ये दोनों फॉरेन डीएनए मतलब जिसके अंदर हम लोग डाल रहे हैं वो, सो हम लोगों ने एक किया, अभी इस वेक्टर को हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए और सिरेमिक डीएनए, ओके, सिमरिक डीएनए, एंड द टेक्नोलॉजी रेफर टू rDNA टेक्नोलॉजी। अभी ये सब डीएनए जो है ना, rDNA टेक्नोलॉजी अभी हम लोग इंसर्ट करेंगे। देखो सी दिस इज द सिंपल मेथड, ये जो है ना टारगेट डीएनए जिससे हम लोग फ्रैगमेंट निकालने वाले, तो ये फर्स्ट स्टेप है, जो डोनर सेल से हम लोगों ने टारगेट डीएनए निकाला। सेकंड जो है जो वेक्टर जिसको नाम है प्लास्मिड और बैक्टीरियोफेजेस, प्लास्मिड और बैक्टीरियोफेजेस से हम लोगों ने वेक्टर डीएनए निकाला। तो इस डीएनए मटेरियल को हम लोगों ने टारगेट डीएनए के अंदर इंसर्ट किया। सो आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए, एंजाइमेटिक फ्रैगमेंटेशन बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, दोनों को हम लोगों ने कट किया, वेक्टर को भी कट किया, वेक्टर का मतलब है प्लास्मिड, वेक्टर मतलब है ये लेके जाने वाला, कोई तो माध्यम बनता है इसके अंदर घुसने के लिए। सो जो मीडियम है, मीडियम इज वेक्टर एंड वेक्टर इज नथिंग बट प्लास्मिड और बैक्टीरियोफेज। सो प्लास्मिड और बैक्टीरियोफेज का टुकड़ा मैंने कट किया, और कट किया हुआ टुकड़ा जो है उसके जगह मैंने टारगेट डीएनए जहाँ मतलब डोनर डीएनए से कलेक्ट हुआ जो मटेरियल है जो यूजफुल है, वो मटेरियल मैंने प्लास्मिड के अंदर बिठा दिया, मतलब वेक्टर डीएनए के अंदर बैठा दिया। वेक्टर डीएनए का मतलब है प्लास्मिड। नाउ इसके अंदर अभी ये फॉर्म हो गया, देखो दैट इज नाउ इसको हम लोग बोलते हैं rDNA, दैट इज ए रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार हो गया। वंस अगेन आई रिपीट, जो डोनर सेल है, कोई भी रहेगा डोनर सेल, बैक्टीरिया रहेगा या अलग कोई भी, उसमें से जेनेटिक मटेरियल मैंने निकाला, दैट इज नाउ कॉल्ड एज टारगेट डीएनए। नाउ ये टारगेट डीएनए का छोटा छोटा टुकड़ा किया, फ्रैगमेंटेशन किया, आइसोलेट किया। सेम प्रोसीजर प्लास्मिड के अंदर भी हुआ, प्लास्मिड का के अंदर जो डीएनए, वो डीएनए का भी छोटा सा टुकड़ा हम लोगों ने निकाला, जो टुकड़ा निकाला उसके जगह ये टारगेट डीएनए जो था, मतलब ये यूजफुल जिससे हम लोग बनाने का है, ये मैं इसके अंदर इंसर्ट किया। तो नाउ टारगेट डीएनए को हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। दिस इज टारगेट डीएनए, दिस इज वेक्टर डीएनए, कलेक्टिवली कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अभी ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट बैक्टीरिया रहेगा, कोई भी होस्ट बैक्टीरिया का अंदर मैंने ये rDNA डाल दिया। सो rDNA एंटर इनटू होस्ट, इसके लिए तीन चीज मांगता है, एक डोनर डीएनए सेल, दूसरा है वो वेक्टर, और तीसरा है होस्ट। होस्ट के अंदर हम लोग अभी डालेंगे। नाउ ये rDNA जो है, ये rDNA मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया, ये अलग प्रकार का डीएनए हो गया, जिस जो व्हाट वी कॉल्ड एज जिस थिंग जो भी अपने को मांगता है, दैट सुटेबल थिंग्स, ये सब सुटेबल थिंग्स मैंने ये टारगेट डीएनए में है। सो इससे हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर डीएनए में डाल के, अभी ये वेक्टर डीएनए कंटेनिंग, जिसको हम लोग rDNA बोलते हैं, rDNA को हम इंसर्ट करेंगे होस्ट बैक्टीरिया में। नाउ ये होस्ट बैक्टीरिया का काम क्या है, अंदर जाने के बाद ये मल्टीप्लाई होगा, ये देखो मल्टीप्लाई हो गया,
और मल्टीप्लाई होने के बाद ये सिक्रीशन तैयार करेगा, मतलब जो भी आइदर प्रोटीन रहेगा या एंजाइम रहेगा या वाटर में भी, वाटर पर मटेरियल मेरे को मांगता है तैयार करने के लिए, वो दे स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग। सो प्रोटीन, अभी ये किया है हम लोगों ने, प्रोटीन का हार्वेस्टिंग किया है, प्रोटीन बनाया है, प्रोटीन इनकोडेड बाय इंसर्टेड डीएनए, जो इंसर्ट किया डीएनए उसने प्रोटीन रिलीज किया। देखो वापस मैं बोल रहा हूँ, ये 3 पार्ट है। एक पार्ट है डोनर सेल, डोनर सेल मतलब फॉर एग्जांपल हमको प्रोटीन तैयार करने का है, सो फॉर प्रोटीन तैयार करने के लिए जो भी सुटेबल जीन मांगता है वो जीन मैंने डोनर डीएनए से निकाला, लेकिन डीएनए से जीन निकालना इतना इजी नहीं है। तो मैंने पहला जो मटेरियल था जेनेटिक मटेरियल को मैंने आइसोलेशन किया और मैंने डिजायर डीएनए निकाला, डिजायर डीएनए का टुकड़ा निकाला। ये निकालने के बाद ये एक पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट क्या हो गया देखो, तो ये छोटा छोटा पार्ट डीएनए का टुकड़ा है। सेकंड, ये बैक्टीरिया में के अंदर इंसर्ट करने के लिए कुछ तो व्हीकल मांगता है, तो इंसर्ट करने के लिए व्हीकल मांगता है, तो मैंने व्हीकल निकाला। क्या किया मैंने, व्हीकल मतलब वेक्टर लिया, आइदर प्लास्मिड या बैक्टीरियोफेज। सो प्लास्मिड और बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए है, जिसको हम लोग वेक्टर डीएनए बोलते हैं, वो डीएनए का भी मैंने छोटा सा टुकड़ा निकाला, और जो टुकड़ा निकाला है उसके जगह मैंने टारगेट डीएनए बिठा दिया। सो उसके अंदर मैंने ये इंसर्ट किया। नाउ इंसर्ट किया हुआ टारगेट डीएनए और वेक्टर डीएनए को अभी हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। सो अभी ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार हो गया। नाउ ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज रेडी टू प्रोड्यूस सुटेबल एंजाइम या प्रोटीन, जिसके लिए मैंने ये टारगेट डीएनए बिठा है, जो एंजाइम या जो प्रोटीन के लिए, वो अपना काम करना भी चालू कर देगा। कैसे चालू कर देगा, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है, बराबर ना, मतलब अभी हो गया कैसा, प्लास्मिड का वेक्टर डीएनए और टारगेट डीएनए, ये एक साथ होके ये हो गया टारगेट डीएनए। तो ये पूरा का पूरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसर्टेड इनटू होस्ट बैक्टीरिया। ये भी ई कोलाई रहेगा, ये भी बैक्टीरिया ई कोलाई रहता है नॉर्मली। सो ई कोलाई बैक्टीरिया में मैंने इंसर्ट किया। सो वंस आई एंटर इनटू बैक्टीरिया, नाउ ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए, मतलब ये जो प्लास्मिड है ना, जो प्लास्मिड है, प्लास्मिड के अंदर जो डीएनए है उसमें सेल्फ मल्टीप्लिकेशन की कैपेसिटी है, इट्स अ मिनी क्रोमोसोम। सो इट हैज कैपेसिटी टू डिवाइड एंड रीडिवाइड। सो अपना काम करना चालू कर देगी, मतलब ये डीएनए डिवाइड होने के लिए, मतलब ये वेक्टर डीएनए दे स्टार्ट्स डिवाइड एंड रीडिवाइड्स एंड सिंथेसाइजिंग और प्रोड्यूसिंग सिक्रेटिंग डिफरेंट प्रोटीन और एंजाइम और व्हाटएवर मटेरियल वी रिक्वायर्ड, अपने को जो मांगता है वो मटेरियल चलना चालू कर देगी। सो दैट इज कॉल्ड एज recombinant DNA। आउटलाइन ऑफ द प्रोसेस ऑफ recombinant DNA टेक्नोलॉजी से जो भी सुटेबल प्रोटीन या एंजाइम्स और वाटर में भी रिक्वायर्ड, वी कैन यूज दिस प्रोसेस। ओके, सो ट्रांसफर ऑफ आरडीएनए इनटू सुटेबल कंपोनेंट होस्ट और क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म, ये तीसरा स्टेप है। फाइनली द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जो अभी हम लोगों ने इधर देखा, दिस इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ओके, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए मैंने क्या किया, फाइनली द रिकॉम्बिनेंट डीएनए नाउ इंट्रोड्यूस इनटू ट्रांसफर फॉर एक्सप्रेशन इनटू competent host cell, जो host cell है, और suitable cloning organism which is usually bacterium, जो bacterium रहता है, जैसे E. coli bacterium। So host cell takes up naked rDNA by the process of transformation। इसको ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। आपने थर्ड चैप्टर में ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह प्रोसेस पढ़ा रहेगा सिंथेसिस में, प्रोटीन सिंथेसिस में। एंड incorporate into its own chromosomal DNA which finally express the thread controlled by passenger DNA। So obviously वो जो अभी recombinant DNA है तैयार हुआ है, वो they starts producing their own secretion। So transfer of the rDNA into bacterial cell is assisted by divalent calcium। Okay, the cloning organism used in plants biotechnology are, ये जो करने के लिए जो नॉर्मली बैक्टीरिया यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड ई कोलाई। एंड दूसरा जो है वो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, ये दो बैक्टीरिया नॉर्मली यूज करते हैं प्लांट में। ओके, रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार करने के, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए से डिफरेंट एंजाइम्स या प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए। सो होस्ट components cells which has taken up rDNA is now called transform cell। अब इसको हम लोग बोलते हैं rDNA को transform cell। Okay, foreign DNA can also be transformed directly into naked cells, okay, or protoplast of the competent host cells without using vector। वेक्टर का यूज नहीं करके भी हम लोग डायरेक्ट फॉरेन डीएनए को
ट्रांसफर कर सकते हैं डायरेक्टली सेल के अंदर, ओके, या प्रोटोप्लाज्म के अंदर. So this is done by using technique like electroporation, micro injection, liposuction, shotgun, ultra sonification and biolisting method. So अलग अलग मेथड से instead of using vector हम लोग डायरेक्ट उसको इंसर्ट कर सकते हैं. But in plant biotechnology, the transformation is दो TI प्लास्मिड of A ट्यूमिफेशन. लेकिन बायो मतलब प्लांट्स में ऐसे नहीं कर सकते. प्लांट्स बायोटेक्नोलॉजी में हमको ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस ही यूज करना पड़ेगा. सो सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म होस्ट सेल्स. नाउ द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस generates a mixed population of transform recombinant and non-transform non-recombinant host cells. For isolation of recombinant cells from non-recombinant cells, मार्कर्स जीन्स ऑफ प्लास्मिड वेक्टर इज एम्प्लॉयड. मतलब कौन से जीन्स लेने हैं, कौन से क्या बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट लेने हैं ट्रांसफर करने के लिए, ये मार्क करना बहुत जरूरी है. फॉर एग्जांपल PBR 332 प्लास्मिड वेक्टर कंटेन डिफरेंट मार्कर जीन. कौन कौन से मार्कर जीन है? एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन्स एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन्स. देखो अलग ये जो जीन, ये जो क्या बोलते हैं ट्रांसफॉर्म होस्ट सेल है ना, उसके अंदर जो प्लास्मिड है, ओके, प्लास्मिड वेक्टर है, उसके उनको ना अलग अलग प्रकार के रेजिस्टेंस रहते हैं. कोई एम्फिसिलिन को रेजिस्टेंस देता है, कोई टेट्रासाइक्लिन को रेजिस्टेंस देता है. तो किसके लिए बनाने का है वो डिसाइड करके, वो मार्क करके वही टाइप की जीन्स और वही टाइप के जेनेटिक मटेरियल अंदर डालना बहुत जरूरी है. सो व्हेन देखो व्हेन PST1 RE इज यूज्ड, अभी ये क्या है, इट नॉक आउट. मतलब ये अगर अंदर डालते हैं ना तो क्या करेंगे, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस है, इट इज नॉक आउट एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन फ्रॉम द प्लास्मिड. प्लास्मिड से एम्फिसिलिन को निकाल देगा. सो दैट इज द रिकॉम्बिनेंट सेल्स बिकम सेंसिटिव टू एम्फिसिलिन. सो ये एम्फिसिलिन को सेंसिटिव हो जाएगा. सो इसके लिए जो इंसर्ट करने वाले मतलब सिलेक्शन ऑफ क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसफॉर्म करने वाले जो होस्ट सेल है वो किसको रजिस्टर कर सकते हैं, वो करते हैं, वो देख के उसके अंदर जीन्स डालना बहुत जरूरी है. नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म होस्ट सेल. अभी होस्ट सेल के अंदर ये सब मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगे. वंस द ट्रांसफॉर्म किया बैक्टीरिया के अंदर, तो होस्ट सेल्स आर सेपरेटेड बाय द स्क्रीनिंग प्रोसेस. In these steps, the transformed host cells are introduced into fresh culture medium. ये ट्रांसफॉर्म किया हुआ जो मटेरियल है होस्ट सेल्स है, उसको हम लोग फ्रेश कल्चर मीडियम में लेते हैं. At this stage, the host cells divides and redivides along with the replication of the recombinant DNA carried by them. And last one is expression of the genes to obtain the desired product. जो product अपने को मांगता है, that product is formed. So the next step involves the production of desired product like alcohol, enzymes, antibiotic, etc. Finally, the desired product is separated and purified through downstream process using suitable bioreactors. ये अलग-अलग methods हैं. अभी ये जो बायोटेक्नोलॉजी है इसके अलग अलग एप्लीकेशन है, क्या क्या यूज है. देखो दीज आर द डिफरेंट यूज. अगर हम लोग प्लांट बायोटेक्नोलॉजी देखेंगे तो प्लांट सेल्स एंड टिश्यू कल्चर में GM क्रॉप्स ये हम लोग देखेंगे. देन मार्क असिस्ट सिलेक्शन. अगर हम लोग इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी देखेंगे तो उसमें एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी, प्रोटीन इंजीनियरिंग, मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग ये आता है. अगर हम लोग जीनोमिक्स देखेंगे तो होल जीनोम सीक्वेंसिंग, जीन फंक्शन, रिवर्स जीन बायोइन्फॉर्मेटिक्स. अगर हम लोग माइक्रोबायोलॉजी या माइक्रो बायोटेक्नोलॉजी देखेंगे तो माइक्रोबियल जीनोमिक्स, बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड्स. अगर हम लोग इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी देखेंगे तो पोल्यूशन कंट्रोल, बायोफ्यूल्स, बायो रेमिडिएशन, डाइवर्सिटी. एनिमल बायोटेक्नोलॉजी देखेंगे तो अलग अलग प्रकार की टिश्यू कल्चर, ट्रांसजेनिक एनिमल्स. देन फार्माकोजिनोमिक्स, जीन थेरेपी, GM एनिमल. देन इम्यूनो टेक्नोलॉजी. सो ये बायोटेक्नोलॉजी का अलग अलग एप्लीकेशन है, अलग अलग जगह इसका यूज करते हैं. सो ये देखो ये अलग अलग प्रकार के डिसीज के लिए नया नया रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी यूज करके प्रोटीन्स निकाले. अगर एनीमिया है तो इरिथ्रोपोएटिन प्रोटीन तैयार करते हैं. अगर अस्थमा है तो इंटरल्यूकिन 1 रिसेप्टर्स तैयार करते हैं. अगर आर्थ्रोस्क्लेरोसिस है
तो प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर तैयार करते हैं। पार्चुएशन में रिलैक्सिन, देखो ये सब नेचुरल फॉर्म में तैयार होता है, लेकिन अगर नहीं होता है तो सिंथेसिस कर देते हैं, मतलब सिंथेटिकली हम लोग तैयार करते हैं बाय यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। So you know that at the time of delivery, partulation, if the relaxin is not produced, so at that time the relaxin is injected, but that relaxin is produced by recombinant DNA technology. So blood clots है, अगर blood clot normal नहीं होता है तो tissue plasmogen activator, that is PPA, कैंसर पेशेंट में इंटरफेरॉन, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, इंटरल्यूकिन्स, मैक्रोफेजेस, एक्टिवेटर फैक्टर्स, ये सब प्रोटीन्स है। डायबिटीज में हम लोग इंसुलिन यूज करते हैं, इम्फाइसिमिया, ओके, दैट इज अल्फा 2 एंटीट्रिप्सिन, देन हीमोफिलिया ए, दैट इज फैक्टर 8, हीमोफिलिया बी,